आज मैं 3 सवाल लेकर आया हूँ। वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हम भोजन क्यों करते हैं? दूसरा सवाल अपना है हमें भोजन में क्या-क्या खाना चाहिए? और तीसरा सवाल है शरीर को क्या चाहिए? इन 3 प्रश्नों का जवाब हम ढूँढेंगे। इसके बाद यह डिसाइड करेंगे कि आखिर हम लोग को पढ़ना क्या होगा। ये एज़ ए क्लू है। तो हम भोजन क्यों करते हैं? सवाल ये है। साधारण सा जवाब कि हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो, हमारा शरीर वृद्धि एवं विकास कर सके। बिल्कुल सही। साधारण सा जवाब कि हम भोजन क्यों करते हैं? भोजन इसीलिए करते हैं कि शरीर का वृद्धि एवं विकास हो सके, शरीर को ऊर्जा मिल सके। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल है हमें भोजन में क्या-क्या खाना चाहिए? इस सवाल का जवाब ढूँढने के पहले हमें समझना होगा शरीर को क्या चाहिए। हमारा जो शरीर है वो हमसे क्या मांगता है? हमसे वो दाल चावल चोखा चटनी घी पापड़ अचार मुर्गा मछली ये सब मांगता है? बिल्कुल नहीं। शरीर को केवल 5 आइटम के आसपास चाहिए। वो क्या? तो शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और क्या चाहिए? शरीर को प्रोटीन चाहिए। और क्या चाहिए? शरीर को वसा चाहिए। शरीर को विटामिन चाहिए। शरीर को खनिज चाहिए। बस हमारे शरीर को यही 5 प्रकार के पदार्थ चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। बस। अब चूंकि यह स्वतंत्र अवस्था में तो है नहीं, दुकान में जाएंगे मार्केट में जाएंगे पूछेंगे कि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दो 1 किलो कार्बोहाइड्रेट दो, तो शायद नहीं मिलेगा। विटामिन तो मिल सकते हैं मेडिसिन में, मेडिसिन के फॉर्म में। प्रोटीन कई बार जिम वाले लोग प्रोटीन खाते हैं तो शायद मिल भी जाए, लेकिन ऐसे असमान मतलब वो उसकी बात अगर हटा दी जाए तो सामान्य दुकानों में प्रोटीन हमें नहीं मिलेगा। वसा का भी यही हाल है, खनिज का भी यही हाल है। तो ये पाँचों के पाँचों मुख्य रूप से स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं। ये अलग अलग खाद्य पदार्थों में समाहित होते हैं, उसमें पाए जाते हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं। तो हमारे शरीर को यही 5 चीज़ चाहिए होता है। इसका जवाब हमें तीसरे प्रश्न का जवाब मिला कि शरीर को क्या चाहिए? तो शरीर को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज चाहिए। अब सवाल है दूसरा कि हमें भोजन में क्या-क्या खाना चाहिए? तो शरीर जो मांगेगा हम वही खाएंगे ना। और हमारे शरीर को चाहिए 5 आइटम। तो ये 5 आइटम जिन चीज़ों में पाए जाते हैं उसी को हम खाते हैं। यानी हमारा भोजन क्या होता है? तो हमारा भोजन हर वो चीज़ हो सकता है जिसमें पोषक तत्व तो पाए जाते हो, लेकिन दूसरा भी एक पॉइंट है। दूसरा शर्त ये होना चाहिए कि हमारा पाचन तंत्र उसे आसानी से पचा सके। जैसे अगर आयरन की बात करते हैं तो लोहा तो हमारे शरीर को चाहिए। आयरन की कमी होगी तो खून की कमी होगी, तो आयरन के लिए क्या लोहा का नट बोल्ट खाना शुरू कर देंगे? वो बिल्कुल गलत बात है। शरीर उसको पचा नहीं पाएगा। कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम के लिए तो चूना भी है जो स्कूल वगैरह में यूज़ करा जाता है। तो क्या हम लोग चौक खाना शुरू कर देंगे? वो डाइजेस्टेबल नहीं है, हमारा शरीर उससे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका जवाब मिला हमें कि हमें भोजन में क्या क्या खाना चाहिए। तो हम हर वो चीज़ खा सकते हैं जिसमें पोषक तत्व हो और दूसरा हमारा पाचन तंत्र उसे आसानी से पचा सके। ठीक है। तो फिर से पहले सवाल का जवाब हमें मिला कि हम भोजन क्यों करते हैं। जवाब है साधारण सा कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, शरीर के वृद्धि विकास के लिए भोजन करना पड़ता है। दूसरा सवाल हमें भोजन में क्या क्या खाना चाहिए, इसका भी जवाब हमें मिला कि हम हर वो चीज़ खा सकते हैं जिसमें पोषक तत्व पाया जाता हो और दूसरी बड़ी बात हमारा पाचन तंत्र आसानी से उसको पचा सके। क्योंकि कई बार होता है एक व्यक्ति के लिए दही सूटेबल है तो दूसरे के लिए अनसूटेबल हो जाता है। कोई व्यक्ति मूंगफली खा लेता है, दूसरों को उससे एलर्जी है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक खाद्य पदार्थ से एक व्यक्ति को फ़ायदा हो, दो को फ़ायदा हो तो सभी को फ़ायदा हो, ये गारंटी नहीं है। भले ही हो कितना भी अच्छा, किसी को दूध से एलर्जी हो जाता है, किसी को दही से एलर्जी है, किसी को केला से एलर्जी है, अलग अलग खाद्य पदार्थों से सबको एलर्जी हो जाता है। तो दूसरे के लिए भले वो फ़ायदेमंद हो, लेकिन जिसको प्रॉब्लम उससे है खाने से, उस व्यक्ति को तो वो नहीं खाना होगा, भले ही वो कितना भी बेहतरीन चीज़ क्यों ना हो। तो इस सवाल का जवाब हमें मिला, हमें भोजन में क्या क्या खाना चाहिए। तो हम हर वो चीज़ खाएंगे जिसमें पोषक तत्व और हमारे शरीर के लिए सूटेबल हो, हमारा पाचन तंत्र आसानी से उसे पचा सके। तीसरा सवाल का जवाब मिला कि शरीर को क्या चाहिए। तो शरीर को दाल चावल चोखा चटनी घी पापड़ अचार ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन और खनिज चाहिए। अब इन्हीं चीज़ों के बारे में विस्तार से, जैसे कार्बोहाइड्रेट तो फ्री स्टेट में है नहीं, वह चावल के साथ है, गेहूं के साथ है। तो उसके लिए कुछ सिस्टम होना चाहिए ना, कैसे निकालेंगे, शरीर उसको यूटिलाइज कैसे करता है, यूज़ कैसे करता है, इन्हीं चीज़ों के यानी केवल खाने पीने पचाने के बारे में 11th में स्पेशल एक चैप्टर है जिसका नाम ही रखा गया है पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आज हम लोग वही चैप्टर शुरू करेंगे।
ये अपना चैप्टर है जिसका नाम है पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हेडिंग सबसे पहले समझ लेते हैं, पाचन क्या है। तो पाचन, हमारा जो भोजन होता है वो बड़ा बड़ा अणु में होता है, जटिल होता है। उन्हीं भोजन के बड़े और जटिल अणुओं को सरल, सूक्ष्म और छोटे छोटे अणु में तोड़ने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। जैसे चावल खा लिए तो चावल को तोड़ तोड़ कर उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकालना क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। एक छोटा सा उदाहरण से हम लोग भी समझ सकते हैं। जैसे कि सरसों के बीज की बात करते हैं, तीसी के बीज की बात करते हैं, तो उसमें तेल तो होता है, तेल तो उसी से निकालते हैं। लेकिन घर में हम लोग जिस पे मसाला पीसते हैं उस पर कितना भी हम प्रयास करें, सरसों के बीज को पीस कर या भी जो भी तेल वाले सीड से उसको पीस कर तेल निकालने का, वो नहीं निकलता है। वो एक स्पेशल मशीनरी में, जिसको तेल मशीन कहते हैं, तेल मिल कहते हैं, वहाँ पीसा जाता है, तब जाकर तेल निकलता है। तो ये हाल है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पाचन कहेंगे, और प्रोसेस जिस मशीन द्वारा होगा उसी को हम पाचन तंत्र कहेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो पाचन समझ में आया कि भोजन के बड़े बड़े और जटिल अणुओं को सरल, सूक्ष्म और छोटे अणु में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहेंगे। इसके बारे में जानना है। अवशोषण क्या है? तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा की कि शरीर को न दाल चाहिए, न चावल चाहिए, न चोखा चाहिए। शरीर को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए। तो जब पाचन की क्रिया हो जाती है, और पाचन की क्रिया तो शरीर के हर अंगों में होती नहीं है, लेकिन पोषक पदार्थ की आवश्यकता तो पूरे शरीर को है। हाथ की उंगलियों को भी है, पैर की उंगलियों को भी है। तो क्या हाथ की उंगलियों को हम चावल देते हैं, पैर की उंगलियों को चावल देते हैं? नहीं देते हैं। तो अवशोषण क्या है कि जहाँ भी पाचन की क्रिया होता है वहाँ से उसको ग्रहण करके, सूख करके शरीर के सभी हिस्सों में पहुँचाने की जो क्रिया है, उसी को अवशोषण कहते हैं। ठीक है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण इस चैप्टर का नाम है। यह चैप्टर न्यू एनसीईआरटी में यानी सीबीएसई बोर्ड में इसको हटा दिया गया है, लेकिन बिहार बोर्ड अभी भी इससे प्रश्न पूछता है। तो ओल्ड सिलेबस में आपको पढ़ना है, यानी बिहार बोर्ड में पढ़ना है, सीबीएसई वाले बच्चों को भी नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर का अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है? तो इस चैप्टर का अपना फर्स्ट टॉपिक है पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण क्या है? पोषण एक जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव भोजन के रूप में ऊर्जादायक और शरीर निर्माता पदार्थों को ग्रहण करता है, उसे हम पोषण कहते हैं। यानी हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि खाना खा रहे हैं। तो खाना खाने की क्रिया को ही हम लोग यहाँ पोषण जानते हैं बायो में। पोषण क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड आइटम के रूप में एनर्जी देने वाले और बॉडी डेवलप करने वाले, बॉडी बिल्डिंग वाले खाने वाले पदार्थों को ग्रहण करता है, उसी क्रिया को हम पोषण कहते हैं। यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो खाना खाने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक, पोषक तत्व क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने में, उस भोजन में जो मूल पदार्थ या रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उसे हम पोषक तत्व कहते हैं। यानी भोजन में पाए जाने वाले मूल पदार्थों या रासायनिक पदार्थों को पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है। अब अगला सवाल क्या है? तीसरा टॉपिक अपना, पोषक तत्वों के प्रकार, स्रोत एवं उनके कार्य। बेसिक है, अपना चल रहा है अभी। तो पोषक तत्वों के कितने प्रकार है? अभी थोड़ा देर पहले चर्चा की है कि पोषक तत्व टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। अब कौन से पोषक तत्व किस किस, हाँ यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये जरूरी नहीं कि एक पोषक तत्व एक ही खाद्य पदार्थ में पाया जाता हो, या फिर एक खाद्य पदार्थ में एक ही पोषक तत्व पाया जाता हो। कुछ खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो एक पोषक तत्व भी एक से अधिक खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर दूध की बात करें तो दूध में वसा भी है, दूध में प्रोटीन भी है, खनिज के तौर पर कैल्शियम भी है। अब ये जो प्रोटीन है केवल दूध में ही नहीं है, अंडा में भी है। तो एक पोषक तत्व एक से अधिक खाद्य पदार्थों में, और एक खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो मिले तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलेगा? तो चावल से हम लोग प्राप्त करते हैं, गेहूं से प्राप्त करते हैं, गन्ना से प्राप्त करते हैं, शकरकंद, सुथनी, ये सब जो भी खाद्य पदार्थ है, वो सब किसके स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट के। दूसरा प्रोटीन का स्रोत, तो प्रोटीन का स्रोत है अंड श्वेत, एग वाइट। अंडा जो हम लोग देखते हैं उसके बीच में एक हल्के लाल रंगों का पाया जाता है, तो उसको यॉक कहा जाता है। जो लाल वाला पार्ट है उसको यॉक कहते हैं, और जो सफ़ेद वाला पूरा पार्ट होता है उसी को हम लोग एग वाइट या अंड श्वेत कहते हैं। सोयाबीन में, चाहे वो बरी हो या बीज हो, बीज में सर्वाधिक पाया जाता है। दूध में भी प्रोटीन है, मछली में भी प्रोटीन है, और भी बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन है। वसा की बात करी जाए तो वसा
तेल में है, घी में है, दूध में है। दूध में तो वैसा हम लोग देख भी सकते हैं। गर्म दूध एक गिलास में जब लेते हैं, पी लेते हैं या नहीं भी पीते हैं, तो गर्म दूध को जब छाली हटाने के बाद उसको देखिए, तो देखने के बाद हमें ये दिखाई देता है कि छोटा छोटा मोती के जैसा कुछ ड्रॉपलेट्स नज़र आता है। वही क्या है? फैट है। और वही फैट को जब आगे प्रोसेस करा जाता है तो घी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो तेल, घी, दूध, ये सब किसके स्रोत है? वसा के स्रोत है। विटामिन की बात करते हैं तो जितने सारे फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, अंकुरित अनाज हैं, सब्जी हैं, वो सब किसका स्रोत है? सारा विटामिन का स्रोत है। खनिज की बात किया जाए तो खनिज नमक से हमें प्राप्त होता है, यकृत से प्राप्त होता है, दाल से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो पोषक तत्व और उसके स्रोत। अब सवाल है कि इनका काम क्या है? आखिर हमें पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वो क्यों चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा जाता है कि यह प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, चाहे वो फिजिकल साइंस की बात हो या लाइफ साइंस की बात हो, यानी सजीव हो या निर्जीव हो, बिना ऊर्जा के कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो कार्य करने के लिए जो प्राइमरी सोर्स है, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो मोबाइल का बैटरी फुल चार्ज कर लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी के लिए हम लोग पावर बैंक भी चार्ज करते हैं। तो जो मोबाइल में एनर्जी स्टोर है वो प्राइमरी सोर्स है, और पावर बैंक में जो हम लोग इमरजेंसी के लिए स्टोर किए वो अपना सेकेंडरी सोर्स है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, यानी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट इसलिए चाहिए ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। प्रोटीन, तो प्रोटीन का काम क्या है? कोशिका का निर्माण करना, ऊतक का निर्माण करना, शरीर में वृद्धि करना, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना, इन सभी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। वसा का कार्य क्या है? तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जब कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में नहीं रहता है, उस कंडीशन में हमें एनर्जी किससे मिलता है? फैट से मिलता है, और यही फैट हमारे स्किन के नीचे स्टोर होता है। विटामिन की बात करी जाए तो विटामिन हम लोग को, विटामिन पूरे शरीर को नहीं चाहिए, हमारे पूरे शरीर को कभी भी विटामिन नहीं चाहिए होता है। शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग प्रकार के विटामिन चाहिए होते हैं। जैसे आँख की बात करी जाए तो आँख को केवल विटामिन ए से मतलब है, बाकी इसको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है ना शरीर में और पार्ट की। विटामिन डी की बात करें तो हड्डियां कहती है कि मुझे विटामिन डी चाहिए, बाकी कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से कहने का मतलब कि जो विटामिन है, जितने सारे विटामिन है, वो शरीर के अलग अलग अंगों को सही से फंक्शनल होने के लिए, कार्य करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और खनिज, तो खनिज मेटाबॉलिकल प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंगों को भी ज़रूरी होता है, और अंगों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिकल प्रोसेस करने के लिए भी खनिज की आवश्यकता होता है। जैसे अगर आयरन की बात करी जाए, लोहा की बात करी जाए, तो लोहा की कमी होगी तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी। कैल्शियम की कमी होगी जो कि खनिज है, तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। अगर सोडियम क्लोराइड, नमक की कमी हो जाएगी तो हमारा ब्लड प्रेशर घट अथवा बढ़ सकता है। तो ये पोषक तत्व, इनके स्रोत और इनके कार्य हैं। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक अपना है पाचन। जैसे थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस भी किए थे इस टॉपिक पर। पाचन क्या है? तो पाचन भोजन के बड़े बड़े एवं जटिल अणुओं को सरल, सूक्ष्म एवं अवशोषित होने योग्य पदार्थों में तोड़ने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं। डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में भोजन के बड़े बड़े और जटिल अणुओं को सरल, छोटे छोटे, सूक्ष्म और अवशोषित होने योग्य पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, उसी क्रिया को हम पाचन कहते हैं। तो पाचन तंत्र क्या है? तो पाचन की क्रिया करने के लिए हमारे शरीर में जो सिस्टम होते हैं, अंगों का जो समूह होता है, उसे ही हम पाचन तंत्र कहते हैं। यानी अंगों का वह समूह जो मिलकर पाचन की क्रिया को करता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में हर काम करने के लिए अलग अलग अंग और अंग तंत्रों की व्यवस्था है। जैसे सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र है, हड्डी शरीर को ढांचा देने के लिए कंकाल तंत्र है, कचरा निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र है। उसी प्रकार से केवल भोजन पचाने के लिए जो अंग तंत्र हमारे शरीर में मौजूद है, उसे हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। अब ये तो सभी जीवों में है। गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाई, शेर, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, लगभग सभी जीवों में पाचन की क्रिया होती है, और उसके लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं। रूमिनेंट्स की बात करी जाए, जैसे गाय भैंस की बात की जाए, तो उनमें अलग पाचन तंत्र होते हैं। और हमें यहाँ सभी जानवरों के बारे में पाचन तंत्र नहीं पढ़ना है। हमें केवल किसका पाचन तंत्र के बारे में इस चैप्टर में जानना है? वो है मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या? तो मनुष्य के शरीर में जो पाचन तंत्र पाया जाता है उसे मानव पाचन तंत्र कहा जाता है। और मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वह दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है आहार नाल, एलिमेंट्री कनाल, और दूसरा है पाचन ग्रंथि, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर से,
मनुष्य के शरीर में यानी हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए अंगों का जो समूह होता है उसे हम पाचन तंत्र या मानव पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। अब हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है कितने भागों से मिलकर बने होते हैं? 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। पहला है आहार नाल, जिसे अंग्रेजी में एलिमेंट्री कनाल कहा जाता है। दूसरा होता है पाचन ग्रंथि, जिसे डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। आहार नाल क्या है? तो आहार नाल मुंह से लेकर गुदा तक लगभग 9 से 10 मीटर लंबी जो नलीनुमा रचना होता है उसी को हम आहार नाल कहते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि बायो में जो भी डाटा हम पढ़ेंगे ऑन एन एवरेज पढ़ेंगे, डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आहार नाल क्या? तो हमारे मुंह से लेकर गुदा तक जो 9 से 10 मीटर लगभग लंबी नलीनुमा रचना होता है उसी को हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। अब अपना आहार नाल यानी मनुष्य का आहार नाल कितने भागों से मिलकर बना होता है? मुंह से ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। यानी मनुष्य का पाचन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना? 2 भागों से मिलकर बना। पहला आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथि। आहार नाल क्या? तो मुंह से लेकर गुदा तक लंबी नलीनुमा जो रचना होता है उसे हम आहार नाल कहते हैं। और हमारा जो आहार नाल है कितने भागों से, सब्सिडरी ऑर्गन से मिलकर बना होता है? तो मुंह से ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा से। यानी कि माउथ बक्कल कैविटीज में आएगा, फार्नेक्स, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, इतने भाग मिलकर मनुष्य का आहार नाल बनाते हैं। अब एक और ध्यान देने वाली बात है, प्राणी समजंतु में पोषण। पोषण के आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण हुआ है। पोषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण पिछले 9 या 10 क्लास में हम लोग पढ़े हैं और पढ़ाया गया होगा क्या कि जैसे प्राणी समपोषी, मृतजीवी और परजीवी। पोषण के आधार पर जीव टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी उन जीवों को कहा जाता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, या तो शरीर के अंदर रहते हैं या शरीर के बाहर रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो जू होता है, खटमली से बहुत सारे जोक वगैरह, अर्थवर्म्स वगैरह, वर्म्स वगैरह जो कीड़े हो गए वो परजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी क्या? तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए मरे हुए जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कवक वगैरह की बात करी जाए तो मृतजीवी हैं। और प्राणी सम क्या? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में ग्रहण करते हैं उसे प्राणी समजीव कहा जाता है। और प्राणी समजीव का उदाहरण क्या है? मनुष्य भी है, गाय है और भी है। तो प्राणी समजंतुओं में जो पोषण की क्रिया होती है कैसे, कितने चरणों में? तो पहले अंतःग्रहण यानी भोजन को मुंह में डालने की क्रिया को, चाहे वो हाथ से डाले या खुद मुंह से भोजन में। तो मनुष्य की अगर बात करी जाए तो हाथ से मुंह में भोजन डालने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। पाचन तंत्र द्वारा इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा जिसे पाचन कहेंगे। अवशोषण, पचने के दौरान जो पोषक पदार्थ मुक्त होंगे विलायु उसको अवशोषित करके परिसंचरण तंत्र में भेजेगा, उसे अवशोषण कहेंगे। स्वांगीकरण क्या? तो फ्यूचर में, भविष्य में यूज करने के लिए सेल क्या करता है कि इन्हीं सरल चीज़ों को फिर से जटिल कॉम्प्लेक्स चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। और इसके बाद बहिष्करण, जो भी बेकार के खाद्य पदार्थ शरीर में हैं जो पच नहीं पाते हैं या अनपचे खाद्य पदार्थ हैं वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसे बहिष्करण कहते हैं। तो प्राणी समजंतुओं में यानी मनुष्यों में जो पोषण की क्रिया है पूरी कंप्लीट प्रोसेस, वो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, अब एक एक करके चलते हैं। आहार नाल का विवरण हम लोग देखते हैं कि हमारा आहार नाल कौन है, कहाँ है, कैसा है। तो सबसे पहला आहार नाल का पार्ट क्या था? माउथ, मुंह। अब मुंह क्या है? सब काम तो सब लोग जानते हैं, लेकिन हर चीज़ का परिभाषा है, डिफिनेशन है, शरीर में स्थान है कि ये जो मुंह है तो यहाँ पे स्थित होगा, ऐसी रचना वाले को मुंह कहेंगे। तो सीधी सी बात है, मुंह क्या है? तो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के बीच का भाग। ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के बीच का जो पूरा भाग होता है, जो सेक्शन होता है, वो अपना बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहलाता है। और वही सेक्शन, वो पूरा जो कंप्लीट सेक्शन है, मुंह कहलाता है, जो कि एक जोड़ी ओठ द्वारा खुलता और बंद होता है। और यह आहार नाल का सबसे पहला भाग है जिसका काम क्या है? भोजन को ग्रहण करना। फिर से, मुंह क्या? तो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा के बीच का जो भाग है उसी को हम लोग मुंह कहते हैं, जो कि एक जोड़ी ओठ द्वारा खुलता और बंद होता है। और यह आहार नाल का पहला भाग है जिसका प्रमुख काम है भोजन को ग्रहण करना। प्रश्न पूछा जाएगा
कि पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, तो पाचन की क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है। भोजन को किस अंग द्वारा, आहार नाल के किस भाग द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो भोजन को आहार नाल में मुंह द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब मुंह में पाचन की बात करी जाए तो मुंह में भोजन का पाचन होता है। उसके लिए 3 सब्सिडरी ऑर्गन है। कौन कौन? दांत है, जीभ है, लार ग्रंथि है। एक एक करके सब देखेंगे। दांत की पहचान क्या है, दांत की परिभाषा क्या होगी, दांत का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। तो हम मुंह में जाएंगे और हमारे मुंह में जो सफ़ेद छोटे छोटे एवं कठोर जो रचना होता है, उसी रचना को हम दांत कहते हैं। यानी हमारे मुंह में पाए जाने वाले सफ़ेद एवं हल्के पीले कठोर तथा छोटे छोटे भागों को दांत कहा जाता है, जो कि ऊपरी जबड़ा तथा निचली जबड़ा के मसूड़ों में धंसा होता है। दांत कहाँ? तो हमारे मुंह में जो सफ़ेद छोटे छोटे मजबूत कठोर हल्के पीले रंग के जो रचना पाई जाती है, उसी रचना को हम दांत कहते हैं, जो कि ऊपरी जबड़ा के मसूड़ा में और निचली जबड़ा के मसूड़ा में धंसा हुआ होता है। ये तो दांत हो गई। अब मुंह में हम देखते हैं तो दांत की घटना है, क्योंकि दांत सभी एक प्रकार के तो है नहीं, तो दांत का प्रकार पढ़ना है। दांत जो दिखाई दे रहा है केवल उतना लंबा है नहीं, उससे भी लंबा होता है, जो कि कुछ भाग उसका मसूड़ा में धंसा है, तो उसको पढ़ेंगे दांत के भाग के टॉपिक में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम जन्म लेते हैं तो बहुत सारे अंग तो हो जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन एक बॉडी का पार्ट है, बॉडी का अंग है, एक रचना है, जिसे हम दांत कहते हैं। दांत जन्म के समय मुंह में नहीं होता है, कुछ समय बाद आता है, फिर टूटता है, फिर आता है। तो इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे दांतों की अवस्था के नाम से, फेजेज ऑफ टीथ। मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत कुल 2 बार आते हैं। यानी दांतों की कितनी अवस्थाएं होती है? 2 अवस्था। पहला है दूध का दांत और दूसरा है अस्थायी दांत। दूध का दांत कहने का मतलब क्या कि जन्म के लगभग 6 महीने के बाद जो दांत पहली बार हमारे मुंह में आता है, उसी दांतों को हम दूध का दांत कहते हैं। फिर से दांतों की अवस्था क्या? चूंकि जब हम जन्म लेते हैं तो दांत तो आता नहीं है, कुछ समय बाद आता है, टूटता है, उसके बाद फिर आता है, और उसके बाद टूटता है, तो फिर जिंदगी में कभी नहीं आता है नेचुरल प्राकृतिक दांत। तो इन्हीं पूरी घटनाओं को दांतों की अवस्था के नाम से जाना जाता है। और दांतों की अवस्था क्या? तो दांत की 2 अवस्था होती है। पहला है दूध का दांत, जिसको हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, और दूसरा होता है अस्थायी दांत, जिसे अंग्रेजी में परमानेंट टीथ कहा जाता है। दूध का दांत किसे कहेंगे? तो जन्म के बाद पहली बार जो दांत आता है, उन्हीं दांतों को दूध का दांत कहते हैं, जो लगभग 6 महीने के बाद आता है। क्लियर है? इसकी संख्या कितनी? 20 होती है, और लगभग 5 से 6 साल की अवस्था होते होते, 5 से 6 साल का एज होते होते एक एक करके यह दांत टूटकर गिर जाता है। क्लियर है? अब दूसरा दूध का दांत, दूसरा अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांत क्या? तो दूध के दांत टूट जाने के बाद दूसरी बार जो दांत आते हैं, उन्हीं दांतों को हम अस्थायी दांत कहते हैं। और ये दांत एक बार टूट जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं। कहने का मतलब कि दूध का दांत जन्म के बाद जो पहली बार दांत आएगा, उसी को दूध का दांत कहेंगे। यह दांत जन्म के 6 महीने के बाद आना शुरू करता है और 5-6 साल होते होते टूट जाता है। इनकी कुल संख्या 20 होती है। क्लियर है? अब ये दांत जब टूट कर गिर जाते हैं, तो इनके जगह पर दूसरी बार जो दांत आते हैं, उन्हीं दांतों को हम क्या कहते हैं? अस्थायी दांत कहते हैं। और ये दांत किसी कारणवश अगर एक बार टूट जाए तो वापस से फिर नहीं आते हैं। इन दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। क्लियर है? तो दांत की अवस्था अपना खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक, दांत का प्रकार। जब आईने में हम लोग अपना दांत देखेंगे, मुंह खोलकर देख सकते हो सभी, तो दांत देखेंगे तो कुछ कुछ दांत सिमिलर है, लेकिन कुछ कुछ दांत डिफरेंट है। जैसे कुछ चौड़े दांत मिलेंगे, कुछ लंबे नुकीले मिलेंगे, कुछ लंबे चपटे मिलेंगे। तो इसी के आधार पर दांतों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। और हमारे मुंह में जो दांत होते हैं, टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर। अब एक एक करके सब समझते हैं। मोलर क्या है? तो हमारे मुंह में सबसे अंदर की ओर पाई जाने वाली सबसे चौड़ी एवं मोटे दांतों को मोलर कहा जाता है। इनकी संख्या 12 होती है और ये भोजन को पीसने या चबाने का काम करते हैं। मोलर कहाँ? तो हमारे मुंह में सबसे अंदर की ओर, यानी ऊपरी जबड़ा का लास्ट हिस्सा, निचली जबड़ा का लास्ट हिस्सा, दाएं साइड भी और बाएं साइड भी। तो हमारे मुंह में सबसे अंदर की ओर जो सबसे मोटा मोटा, सबसे चौड़ा चौड़ा जो दांत होगा, उसी दांत को हम कहते हैं मोलर। और इसकी संख्या कितनी होती है? 12। काम क्या है? भोजन को पीस देना या चबाना। जब हम भोजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा समय भोजन को इसी के पास रखते हैं।
ताकि चबाना होता है, पीसना होता है। च्युइंगम भी खाते हैं तो सर्वाधिक च्युइंगम वही रहता है, तो वो मोलर वाले दांत हैं। दूसरा है प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या? तो मोलर से कम चौड़े और कम मोटे दांतों को प्रीमोलर कहा जाता है। मोलर और कैनाइन के बीच मजबूत होते, ये मतलब प्रीमोलर मोलर और कैनाइन के बीच मौजूद होते हैं। इनका प्रमुख काम भोजन को कुतरना है और इनकी संख्या 8 होती है। जब मोलर से हम पहले आएंगे, ऊपरी जबड़ा के दाएं और बाएं हिस्से में, निचले जबड़ा के दाएं और बाएं हिस्से में जो भी दांत पढ़ेंगे 4 सेक्शन में पढ़ेंगे, ऊपरी जबड़ा का दायां बायां, निचले जबड़ा का दायां बायां। तो मोलर देख ली सबसे लास्ट में होगा, ऊपर नीचे यहाँ, ऊपर नीचे यहाँ। इसके ठीक पहले जब हम आएंगे तो देखेंगे कि इससे थोड़ा कम चौड़ा और थोड़ा कम मोटा जो दांत है, उसी दांतों को क्या कहा जाता है? प्रीमोलर कहा जाता है। और यह मोलर और कैनाइन के बीच स्थित होते हैं, यानी मोलर के पहले और कैनाइन के बाद होते हैं। इनका काम है कुतरना, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तीसरा कैनाइन। तो हमारे मुंह में पाए जाने वाले सबसे लंबे एवं सबसे नुकीले दांतों को कैनाइन कहा जाता है। कार्य क्या है? तो भोजन को फाड़ना, और इसकी संख्या कितनी होती है? 4। कैनाइन क्या? तो सबसे लास्ट में हम देखिए मोलर। मोलर के पहले क्या मिला? प्रीमोलर। अब प्रीमोलर से जब पहले आएंगे, इस साइड भी ऊपर नीचे, इस साइड भी ऊपर नीचे, तो प्रीमोलर के पहले सबसे लंबा एवं नुकीला जो दांत है, उसी दांतों को हम कैनाइन कहते हैं, जिसका काम है भोजन को फाड़ना। जब दातून हम लोग करते हैं तो फाड़ने की क्रिया उसी दांत से करते हैं। गन्ना हम लोग खाते हैं, चबाते हैं, उसमें भी छिलकों को हटाना है या फाड़ना है तो वो भी क्रिया उसी दांत से करते हैं। यानी जो सबसे लंबा और नुकीला दांत है, उसी दांत को कैनाइन कहेंगे। और इसकी संख्या कितनी होती है? 4। 1 2 3 4। और सबसे अंतिम दांत का कौन सा प्रकार है? इंसाइजर। इंसाइजर कहने का मतलब हमारे मुंह में ठीक सामने की ओर, लंबा तो है लेकिन यह चपटा है, चौड़ा नहीं है, नुकीला नहीं है, चपटा है। हमारे मुंह में ठीक सामने की ओर जो लंबा और चपटा दांत होता है, उसी दांत को इंसाइजर कहते हैं। इसका कार्य है भोजन को काटना, और इसकी संख्या 8 होती है। ठीक सामने की ओर लंबा और जो चौड़ा दांत होगा, उसी दांतों को हम इंसाइजर कहेंगे। काम क्या है? काटना, चाहे वो दांत ही काटना हो या फिर भोजन को काटना हो, और इसकी संख्या कितनी? 8 होती है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला टॉपिक अपना है दांतों के भाग। जैसे ये नाखून, तो नाखून जितना दिखाई दे रहा है, क्या यह इतना ही लंबा होता है? नहीं, इसके अंदर भी तो थोड़ा सा होता है। वही हाल दांतों के साथ है। जो दांत हमें दिखाई देता है वह उतना ही लंबा नहीं है, मसूड़ा में कुछ सेक्शन धंसा हुआ भी होता है, और ये सारे दांतों के साथ है। तो इसी के आधार पर दांतों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। प्रत्येक दांत निम्नलिखित 3 भागों में बटे होते हैं। पहला है सिर या शिखर। जो दांत का भाग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, सफ़ेद हल्के पीले रंगों का, उसी को सिर कहेंगे। जो सबसे मसूड़ों में धंसा होगा अंदर, उसको रूट या जड़ कहेंगे। और बीच वाला जो भाग है उसी को ग्रीवा या गर्दन कहेंगे। देख लेते के करके। सिर क्या है? तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर रहता है। अगर ऊपरी जबड़ा में आएंगे तो नीचे मिलेगा, निचली जबड़ा में आएंगे तो ऊपर, यानी मसूड़ा के दोनों ऊपर ही है। तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों से ऊपर रहता है और बाहर से नजर आता है, उसी दांत को हम लोग सिर, शिखर या क्राउन कहते हैं। गर्दन क्या है? तो दांत का वह भाग जहां सिर और जड़ दोनों मिलते हैं या एक दूसरे से अलग होती है, मिडिल पॉइंट है, जिसके ऊपर अगर निचली जबड़ों की अगर बात करी जाए तो जिसके ऊपर देखेंगे तो सिर मिलेगा और उसके नीचे देखेंगे तो जड़ मिलेगा। तो जो बीच वाला मिडिल पॉइंट है उसी को गर्दन कहते हैं। दांत का नेक सेक्शन है, वहाँ से मसूड़ा और सिर या तो अलग होता है या दोनों वहीं पे ज्वाइंट होता है, मिला हुआ होता है, बॉर्डर है। जड़ क्या है? तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा होता है। हमारे दांत का जो भाग है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो मसूड़ों में धंसा है, तो दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा होता है उसी को हम जड़ कहते हैं। और इसी के अंदर रुधिर वाहिनियां होती है, तंत्रिका सूत्र, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम भरे होते हैं जो दांतों को कंट्रोल करते हैं और उसको पोषण भी देते हैं, यानी पोषण देने का भी काम करते हैं, नियंत्रित करने का भी काम करते हैं। क्लियर है? अब अगला टॉपिक क्या है? द्विदंती। तो द्विदंती बिल्कुल वही प्रकार है, दांतों की अवस्था से उठा हुआ प्रश्न है। डाइफोडोंट, जैसे पूरे जीवन काल में दांत कितने बार आ रहे हैं? 2 बार। एक जन्म के बाद आया पहला बार, अब वो टूट गया, उसके बाद फिर आया। तो मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। इसी कारण मनुष्य को क्या कहा जाता है? द्विदंती कहा जाता है। विषम दंती क्या है?
तो हमारे मुंह में पाए जाने वाले जो दांत हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। एक प्रकार दिखा कि चौड़ा है, मोटा है, एक प्रकार कम चौड़ा कम मोटा, एक प्रकार मिला लंबा नुकीला, एक प्रकार मिला लंबा और चपटा। तो मनुष्य के मुंह में पाए जाने वाले दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए मनुष्य को और क्या कहा जाता है? विषमदंती, हेटेरोडोंट कहा जाता है। फिर से द्विदंती क्या? तो हमारे पूरे जीवन काल में दांत कितनी बार आता है? 2 बार। 2 बार दांत आने के कारण द्विदंती हमें कहा जाता है, मनुष्य को कहा जाता है। विषमदंती क्या? तो हमारे मुंह में जो दांत है वो 4 प्रकार के हैं, इस कारण हमें विषमदंती या हेटेरोडोंट कहा जाता है। और ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को, जिस भी जानवर में दांत 2 बार आएंगे उसे द्विदंती, और अगर 3 या 4 प्रकार के या 2 प्रकार के दांत होंगे उसे विषमदंती। अब एक सवाल है बुद्धि का दांत। बुद्धि का दांत क्या है देखना है थोड़ा सा। जैसे अभी तुम लोग जितने सारे हो सबके मुंह में, जैसे पढ़े क्या हम लोग कि अस्थायी दांतों की संख्या कितना होता है? 32 होता है। तो जितने सारे हो तुम लोग सबके मुंह में 32 दांत है? नहीं है। कितना दांत है? 28 है। 28 कैसे? तो मोलर, ठीक, प्रीमोलर, केनाइन और इंसाइजर, यही 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर कितना है? 8 है। केनाइन कितना है? 4 है। प्रीमोलर कितना है? 8 है। और मोलर कितना है? 12। तो 12 8 20 8 24 8 32 हो गया। लेकिन जब अस्थाई दांत आते हैं तो शुरुआत में इंसाइजर पूरे के पूरे आ जाते हैं 8 के 8, केनाइन भी पूरे आते हैं 4 के 4, प्री मोलर भी पूरे आते हैं 8 के 8, लेकिन जो मोलर है वह केवल 8 आता है। क्लियर है? तो देख लो फिर से, 8 8 16, 4 20 और 8 28। यानी जब अस्थाई दांत आते हैं तो अस्थाई दांतों में मोलर को छोड़कर सभी दांत पूरे के पूरे आ जाते हैं, लेकिन मोलर 12 की जगह केवल 8 आते हैं। शेष जो 4 बच जाते हैं जब 30 या 35 साल की अवस्था हम लोग की हो जाती है, उस समय ये आते हैं। चूँकि 30-35 साल यानी काफ़ी बाद में आते हैं, और उन्हीं दांतों को हम किस नाम से जानते हैं? बुद्धि का दांत के नाम से, विजडम टीथ। मनुष्य के अस्थाई दांतों में प्रारंभिक अवस्था में मोलर को छोड़कर सभी पूरे के पूरे आते हैं, परंतु मोलर केवल 8 ही आते हैं। शेष 4 मोलर 30 से 35 वर्ष की आयु होने के बाद आते हैं, और इन्हीं 4 मोलरों को बुद्धि का दांत कहा जाता है। इसके लिए जगह खाली है। ऊपरी जबड़ा का दायां बायां साइड, निचली जबड़ा का दायां बायां साइड जब हम देखेंगे तो वहाँ जगह खाली मिलेगा। अंदर कई बार भोजन फंस जाता है, वो इसलिए खाली है क्योंकि जो बचा हुआ मोलर है वो 4 वो आ जाएगा वहाँ पे, और बाद में आता है 30-35 साल की आयु के बाद, इसलिए इसको कह देते हैं विजडम टीथ या बुद्धि का दांत। अब लास्ट टॉपिक अपना आज का क्या है? डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला को देख लेते हैं थोड़ा सा, वो क्या है? जैसे हमारा जो पूरा शरीर है 2 भागों में बटा है, दाएं भाग में बाएं भाग में। जब हम लोग अपने बॉडी को देखते हैं तो बीच से लाइनिंग नज़र आता है, नाक का ये सेक्शन बटा हुआ है, हाथ दाएं बाएं पूरा एकदम एक्यूरेट। तो हमारा पूरा शरीर 2 भागों में बटा हुआ है, दाएं भाग में बाएं भाग में, ये ऊपर से। लेकिन दांत तो जो है वो 4 भागों में बटा है। 4 भाग में कैसे? जैसे 2 तो हो गया, एक हो गया ऊपरी जबड़ा और एक हो गया निचली जबड़ा। अब ऊपरी जबड़ा की बात करेंगे तो इसमें भी 2 सेक्शन होगा, एक दायां और एक बायां। निचली जबड़ा की बात करेंगे तो इसमें भी 2 सेक्शन होगा, दायां और एक बायां। यानी दांत टोटल कितने भागों में? 4 भागों में। ऊपरी जबड़ा का दायां, ऊपरी जबड़ा का बायां, निचली जबड़ा का दायां, निचली जबड़ा का बायां। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे क्या? तो ये जो 4 प्रकार के दांत है, ऐसा नहीं कि एक कोना में मोलर है, एक कोना में प्री मोलर है, एक कोना में इंसाइजर, एक कोना में केनाइन है। जो भी है, चारों दांत चारों भाग में होते हैं। यानी कि यहाँ मोलर भी होगा, प्री मोलर भी होगा, केनाइन भी होगा, इंसाइजर भी होगा। सेम स्थिति यहाँ होगा, यही सेम स्थिति यहाँ होगा, और यही सेम स्थिति यहाँ होगा। यानी मोलर, प्रीमोलर, केनाइन और इंसाइजर चारों 4 कोने में होते हैं। तो अगर ऊपरी जबड़ा का एक हिस्सा हम निकाल लेंगे, निचली जबड़ा का एक हिस्सा निकाल लेंगे, तो पता चल जाएगा क्या है। और ये जो दांत चारों हैं, चारों प्रकार के यानी 32 दांत, एक खास फार्मूला पर स्थित होते हैं, खास फार्मूला पर हमारे मुंह में है, और उसी फार्मूला को डेंटल फार्मूला कहा जाता है। कैसे निकालेंगे देखा जाए। जैसे अगर ऊपरी जबड़ा की बात करते हैं तो ऊपरी जबड़ा में, हाँ, यहाँ 2 प्रकार से, अंदर से बाहर की ओर और बाहर से अंदर की ओर, दोनों प्रकार से दांतों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर देखेंगे, और ये आया हुआ प्रश्न भी है।
तो इंसाइजर सबसे पहले कौन मिलता है हमें, इंसाइजर मिलता है। इंसाइजर एक कोना में कितना मिलेगा, है टोटल 8, तो एक साइड में 2। केनाइन टोटल है 4, तो एक साइड में कितना, 1। प्रीमोलर होता है 8, एक साइड में 2, और मोलर होता है 12, एक साइड में 3। यानी एक कोना में इंसाइजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। निचली जबड़ा का एक साइड देखेंगे तो सेम पैटर्न होगा, 2 1 2 3, और ये इक्वल साइड यानी दायां साइड अगर हम निकालें तो बायां साइड भी यही होगा, और ये कुल टोटल कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। यानी 2 1 3, 3 और 2 5, 5 3 8, तो दूसरे साइड 8 8 8 16, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8 8 8 16, तो 16 16 बराबर 32। और इसी फार्मूला पर हमारे मुंह में दांत स्थित होते हैं, और इसी फार्मूला को कहा जाता है डेंटल फार्मूला, जो कि है 21 23 बटा 21, 23 बराबर 32। कोई कन्फ्यूजन? अब ये तो बाहर से अंदर की ओर है, तो अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सेम चीज़ है। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, मोलर मिलेगा, कितना, 3। उसके बाद मिलेगा प्री मोलर, कितना, 2। उसके बाद मिलेगा केनाइन 1, और लास्ट में इंसाइजर 2। यानी हो जाएगा 32 12 बटा 32 12 बराबर 32। मेनली यही है सही ऑर्डर, यानी कि बाहर से अंदर की ओर देख लेंगे। 3 और 2 5, 1 6 2 8, 8 8 16, 3 2 5, 1 6 2 8, 8 8 16, 16 16 32, और यही कहलाता है डेंटल फार्मूला। क्लियर है? तो आज का यही टॉपिक खत्म, बाकी अगले वीडियो में अगला जो भी बचा हुआ है इस चैप्टर को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।